बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे याहिया ने मेरे कहे बगैर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से एलएलबी शरिया एंड लॉ की डिग्री में दाखिला लिया है इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मैंने उसे उसकी मर्ज़ी पर आज़ाद छोड़ा था, उसने ख़ुद अपना आज़ादाना फ़ैसला किया है। लेकिन अब जब उसने फ़ैसला किया है तो वक्तन फ़वक्तन अब वो ऐसे सवालात करता है जिसमें फिर मुझे उसके जवाब में ज़रा तफसील से बताना पड़ता है। फिर हम दोनों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि ये जो इस तरह की डिस्कशन है और ये जो सवालात हैं, ये इसका फ़ायदा शायद दूसरे लोगों को भी हो सकता है। तो जो बाज़ अहम सवालात हैं उन पर वक्तन फ़वक्तन इस तरह की कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाएँ, तो शायद इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी हो जाए। तो जो आज का उसका सवाल है वो मुहम्मदन लॉ के बारे में है। उसने पूछा है कि ये डीएफ मुल्ला कौन थे और ये जो उनकी किताब है मुहम्मदन लॉ पे, तो मुहम्मदन लॉ से क्या मुराद है। अब इसमें हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। जब अंग्रेज़ यहाँ पर सग़ीर में आए और यहाँ फिर उन्होंने आए तो तिजारत के नाम पर थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। तो हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाके जहाँ मुग़लों का मरकज़ी हुकूमत का कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ से उन्होंने शुरू किया था, फिर बतदरीज आगे बढ़ते गए। तो जब उन्होंने होते होते यहाँ के कानूनी और अदालती निज़ाम को रिप्लेस करने की कोशिश की और यहाँ अपना निज़ाम कायम करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक मुसलसल ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि मजहबी उमूर और जिनको शख्सी उमूर समझा जाता है, निकाह, तलाक, विरासत वगैरह के मसाइल, उनमें हम अदम मुदाखलत या यूँ कहें कम से कम मुदाखलत करें, क्योंकि उनको मालूम था कि मजहबी उमूर में मुदाखलत करेंगे तो लोग भड़क उठेंगे। इसी तरह अगर निकाह, तलाक, विरासत के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो भी लोग इसे आसानी से कबूल नहीं करेंगे, मसाइल पैदा होंगे। तो उन्होंने पॉलिसी के तौर पर ये तरीक़ा इख्तियार किया था कि इन उमूर में हम कम से कम मुदाखलत करेंगे। वैसे भी अंग्रेज़ों की जितनी अखलाकियात हैं ना, तो वो बुनियादी तौर पर पॉलिसी पर्सपेक्टिव में होती हैं। जैसे उनका मशहूर मक़ूला है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इवन ईमानदारी भी यूँ कहें पॉलिसी के तौर पर एक बेहतर चीज़ समझी जाती है। और वैसे भी बाद में जब बिलखुसूस वहाँ जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज़्म का दौरा हुआ, तो उस यूटिलिटेरियनिज़्म के नज़रिए में तो अखलाकियात वैसे भी इस बुनियादी उसूल के इर्द गिर्द उनका दारो मदार हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लज्जत फराहम करना, ये कानून का अखलाकियात का बुनियादी हदफ करार पाया। तो बहरहाल ये तो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने बतौर पॉलिसी ये तरीक़ा इख्तियार किया कि मजहबी उमूर में और शख्सी उमूर में, निकाह, तलाक, विरासत के मामलात में हमने कम से कम मुदाखलत करनी है। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों को यूँ कहें कि ये मौका फ़राहम किया कि उनके जो निकाह, तलाक, विरासत के तनाज़ात थे, तो वो उनके काज़ी बदस्तूर इस्लामी कानून के मुताबिक उनका फ़ैसला करते रहे। और इस्लामी कानून से यहाँ मुराद ज़ाहिर है हनफ़ी मज़हब था बुनियादी तौर पर, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मुसलमानों की जो अक्सरियत थी, तो वो हनफ़ी मज़हब पर अमल पैरा थी। इसी तरह जहाँ शिया थे तो उनमें ज़्यादातर लोग इस्ना अशरी मज़हब पर कायम थे, तो उनके फ़ैसले उसके मुताबिक होते रहे। लेकिन फिर एक मरहला आया जब अंग्रेज़ों ने ये अदम मुदाखलत की जो पॉलिसी थी इस से थोड़ा इन्हिराफ करके और एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने ये किया कि जो काज़ी थे वो सारे ख़त्म कर दिए। अंग्रेज़ जज ही अब मुसलमानों के और बाकी मज़ाहिब वालों के भी फ़ैसले करने लगे। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों को मुसलमानों के कानून का इल्म नहीं था और इन उमूर में तो उन्होंने बतौर पॉलिसी ये तय किया था कि इस्लामी कानून पर यहाँ फ़ैसले किए जाएंगे निकाह, तलाक, विरासत के। तो उन्होंने ये किया कि जो अंग्रेज़ जज था उसकी मदद के लिए मुसलमानों का कोई मुफ्ती मुआवनत के लिए मौजूद होता था, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। यूँ यूँ कहें कि काज़ियों की जगह मुफ्तियों ने ले ली। अब मुफ्ती खुद फैसला तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी राय
जज के सामने पेश कर देता था, फिर जज उस पर फैसला सुनाता था, और जज आमतौर पर उस फतवा के मुताबिक फैसला दिया करता था, लेकिन उसे ये इख्तियार था कि जहां उसे इस्लामी कानून का कोई हुक्म या मुफ्ती का कोई फतवा इंसाफ के उसूलों से मुतसादिम नजर आए, जो भी अंग्रेज़ों का तसव्वुर इंसाफ था, तो वहाँ वो उससे इन्हिराफ कर सकता था। आप देखिए कि पाकिस्तान में आज भी कुछ इसी तरह का निज़ाम राइज है। इस पर मैं फिर बाद में इंशाअल्लाह तफसील से बात करूँगा। यहाँ तक कि जब मालाकंड डिवीज़न में खैबर पख्तूनख्वा में शरीयत के नाम पर कुछ रेगुलेशंस का निफाज किया गया 90 की दहाई में, और फिर उसके बाद भी 2 दफ़ा 1994 में, 1999 में, फिर 2009 में, तो शरई निज़ाम अदल रेगुलेशंस में भी यहाँ ये तरीक़ा इख्तियार किया गया कि जज का नाम तो खैर उन्होंने काजी रख दिया। मिसाल के तौर पर जो ज़िला का जज होता था, डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसको ज़िला काजी कहा जाने लगा। और वैसे इसमें एक लतीफ़ा भी था कि चूंकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को इजाफ़ी ज़िला काजी कहा जाता था, तो हमारे बाज़ दोस्त जो इजाफ़ी ज़िला काजी थे, उनको हम फालतू ज़िला काजी कहा करते थे। तो बहरहाल इन काजियों के की मुआवनत के लिए या जजेस की मुआवनत के लिए शरई निज़ाम अदल रेगुलेशंस के तहत मालाकंड डिवीज़न में भी मुआविन काजी के तौर पर, मुआविन काजी के तौर पर, काजी के मुआविन के तौर पर बाज़ उलमा को भी इनके साथ लगाया गया। उन मुआविनीन से ये जजेस बहुत कम मदद लेते थे, बल्कि हमारे एक दोस्त जज थे, वो कहा करते थे कि ये मुआविनीन भी बस ऐसे ही हैं, इनसे हम क्या मदद लें, ये खुद भी कुछ काम नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं ये करता हूँ कि सुबह जब अदालत शुरू होती है, तो इन मुआविनीन में से जो मेरे साथ हैं उनसे मैं कहता हूँ, यार तिलावत करके कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, ताकि आपकी तनख्वाह कुछ तो हलाल हो। तो बहरहाल ये तो अलग मामला है, हम अंग्रेज़ों की बात कर रहे थे। पहले मरहले में तो उन्होंने इन उमूर में मुसलमानों को यूं कहें अपने काजियों के हवाले किया था। फिर काजियों की जगह मुफ्तियों ने ले ली। अंग्रेज़ जज फैसला करते थे, मुफ्ती उनकी मदद करते थे। फिर एक तीसरा मरहला आया, जब अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि ये जो मुफ्ती साहिबान हैं, तो ये तो चंद एक किताबें देख कर ही हमें बताते हैं, तो क्यों ना उन किताबों का तर्जमा किया जाए, ताकि मुफ्तियों पर इन्हिसार ही ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। तो उन्होंने देखा यहाँ चूंकि हनफी मज़हब के मानने वाले हैं ज़्यादातर, तो हनफी मज़हब के मानने वाले आम तौर पर जो मशहूर हनफी फ़िक़्ह की किताब है हिदाया, उसको देख कर फ़ैसला वहाँ से फ़तवा लेते हैं। तो हिदाया का तर्जमा क्यों ना किया जाए। अब हिदाया में ज़ाहिर तहारत, नमाज, ज़कात वग़ैरह के अबवाब भी हैं, उनका अदालत से कोई लेना देना नहीं था। तो जो अबवाब अदालत के फ़ैसलों से मुताल्लिक़ थे, उनका तर्जमा करा लेते हैं। तर्जमा किया चार्ल्स हैमिल्टन ने, और चार्ल्स हैमिल्टन ने 1791 में ये जो तर्जमा किया हिदाया का। तो दिलचस्प बात यह है कि हिदाया आप जानते हैं अरबी ज़बान में थी, लेकिन हैमिल्टन को अरबी ज़बान आती नहीं थी, फ़ारसी ज़बानों से आती थी, और हिदाया का फ़ारसी का तर्जमा मुयस्सर था, तो उसने फ़ारसी के तर्जमे से अंग्रेज़ी में तर्जमा किया। यानी जो हैमिल्टन की जो मशहूर किताब है हिदाया के नाम से, जो आज भी शाया होती है और हमारी अदालतें आज भी इस्तेमाल करती हैं, ये हिदाया का तर्जमा नहीं है, बल्कि हिदाया के तर्जमे का तर्जमा है। हिदाया असल में अरबी में है, उसका फ़ारसी तर्जमा, फिर उसका फ़ारसी से अंग्रेज़ी में तर्जमा हैमिल्टन ने किया। अच्छा, हिदाया के मुतालिक हम अलग से इंशाअल्लाह बात करेंगे, लेकिन हिदाया असल में कमेंट्री है, शरह है। जो असल टेक्स्ट है उसका नाम तो बिदाया है। बिदाया भी इसी मुसन्निफ ने लिखी थी, इमाम मरग़ीनानी ने। फिर उस पर मुख्तसर शरह खुद इमाम मरग़ीनानी ने लिखी, उस शरह का नाम है हिदाया। तो असल चीज़ तो वो टेक्स्ट है जो बिदाया है, और हिदाया तो उसकी शरह है। टेक्स्ट और कमेंट्री का आपस में क्या ताल्लुक है, ये बहुत दिलचस्प बहस है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हैमिल्टन ने इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि उसको इस्लामी कानून की पेचीदगियों का जो उनकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, उसका इल्म ही नहीं था। तो बहरहाल वो जो तर्जमा था हैमिल्टन का, वो यूं कहें कि 125 साल से आज तक वो हमारी अदालतों में राइज है, बिलखुसूस आला अदलिया में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस के सामने आज भी हैमिल्टन का तर्जमा होता है। हालांकि वो तर्जमे का तर्जमा है, और हैमिल्टन को इस्लामी कानून का कुछ इल्म नहीं था। आप जानते हैं कि कानून एक बहुत पेचीदा मामला होता है, और सिर्फ
यानी तर्जमा काफ़ी नहीं होता, बल्कि कानून का इल्म भी आना चाहिए, तब बंदा मुनासिब तर्जमा कर सकता है। बहरहाल ये तो एक अलग अफसोसनाक दास्तान है। हैमिल्टन्स हिदाया के साथ एक दूसरी किताब भी यहाँ अहम है। उसको कहा जाता है अ डाइजेस्ट ऑफ मुहम्मदन लॉ, जो नील बेली ने कंपाइल किया था। बेली वैसे पंजाबी ज़बान का या उर्दू ज़बान का बेली नहीं है, ये अंग्रेज़ी नाम है। तो नील बेली ने अ डाइजेस्ट ऑफ मुहम्मदन लॉ के नाम से फतावा आलमगीरिया के बाज़ अबवाब का तर्जुमा किया और तलखीस की। फतावा आलमगीरिया आप जानते हैं, जो मुग़लों के आखिरी बड़े मुग़ल बादशाह थे, औरंगज़ेब आलमगीर, उनके दौर में कंपाइल किया गया था फतावा का ये मजमूआ, और उन पर यहाँ अमल दरामद भी होता था। तो बेली ने उससे बाज़ मुंतखब अबवाब का तर्जमा किया और तलखीस की, उस पर कुछ कमेंट्स भी लिखे। तो उसको अ डाइजेस्ट ऑफ मुहम्मदन लॉ कहा जाता है। अब ये जो दो किताबें हैं, हैमिल्टन की हिदाया और बेली की ये जो है अ डाइजेस्ट ऑफ मुहम्मदन लॉ, ये हमारी आला अदलिया के लिए बुनियादी माखिज़ हो गए। अब इस पर तीसरा स्टेप ले लीजिए। अदालतों ने इन किताबों को देखकर फैसले देने शुरू किए। अब किताब है इस्लामी कानून की, जिसको वो उन दिनों मुहम्मदन लॉ कहते थे, क्योंकि वो समझते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है ये, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, हालांकि हम इसे अल्लाह की शरीयत कहते हैं। बहरहाल वो इसे मुहम्मदन लॉ कहते थे। अब ये मुहम्मदन लॉ की किताब है, उसका तर्जमा है या तर्जमे का तर्जमा है, ये दो किताबें मेरे सामने हैं। अब जज इनको देखकर फैसला कर रहा है। जज है अंग्रेज, जिसकी तरबियत अंग्रेजी कानून में हुई है, अंग्रेजी उसूल कानून में हुई है, उसको इस्लामी कानून का कुछ इल्म नहीं है। उसके सामने बस एक तर्जुमा शुदा किताब है, उसको देखकर वो अंग्रेज जहन को अप्लाई करते हुए मुकदमे का फैसला कर रहा है। यूं अदालती नज़ायर, अदालती फैसलों की सूरत में जो कानून सामने आया, उसको एंग्लो मुहम्मदन लॉ कहा जाने लगा, या आसान अल्फाज में उसको मुहम्मदन लॉ भी कहा जाता है। यूं कहें, इस्लामी कानून को एंग्लिसाइज किया गया। हमारे बाज़ मोहतरम जज साहिबान भी ये सवाल बाज़ औक़ात करते हैं, हमारे बाज़ दोस्त भी करते हैं, इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज की क्या ज़रूरत है? मेरा जवाब ये होता है, अगर अंग्रेज़ों ने यहाँ एंग्लिसाइजेशन ऑफ लॉज ना किया होता, तो हमें इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज की ज़रूरत शायद पेश ना आती। इस्लामाइजेशन तो यूं कहें, हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उस वायरस को ख़त्म करने के लिए जिसने हमारे पूरे निज़ाम को इन्फेक्ट किया है। तो बहरहाल अब जब अदालती फैसले सामने आने लगे, आप जानते हैं कि वकला के लिए, कानून की प्रैक्टिस करने वालों के लिए अदालती फैसलों की कितनी अहमियत होती है। बिलखुसूस जहाँ कानून बाकायदा कोडिफाइड शक्ल में किसी एक्ट या स्टेच्यूट की सूरत में मौजूद ना हो, सिर्फ अदालती फैसले ही फैसले हों, तो उन फैसलों पर नज़र रखना कितना अहम होता है। तो एक बड़े माहिर कानूनदान थे, प्रैक्टिशनर भी थे, DF मुल्ला। उन्होंने ये किया कि ये जो अदालती नज़ायर थे, इन पर गौर करके अहम फैसलों से उसूल मुस्तखरज किए, डिडक्ट किए, और उनको सेक्शंस की सूरत में मुरतब किया। फिर उन सेक्शंस को मौज़ूआत की तरतीब दे दी, और एक खूबसूरत, यूं कहें, ज़ाबिता उसने कंपाइल किया DF मुल्ला ने। लेकिन याद रखिए, DF मुल्ला कोई मुल्ला नहीं था, मौलवी नहीं था, यानी मुसलमानों का मुल्ला नहीं था। दिनशाह फरदून जी मुल्ला, वो पारसी थे, ज़ोरोस्ट्रियन थे, और उन्होंने ये किया कि अदालती फैसलों से ये उसूल मुस्तखरज करके सेक्शन वाइज उनको लिखा, सेक्शंस की सूरत में, कोड की सूरत में उनको फिर मौज़ूआत में भी मुरतब किया। उसको मुल्लाज़ कोड कहा जाता है। ये कोई स्टेचूट नहीं है, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई इस्लामी कानून के किसी फ़कीह की किताब नहीं है। एक अच्छे वकील ने अदालती फैसलों से उसूल मुस्तखरज करके कंपाइल किए, उन अदालती फैसलों से जो अंग्रेज जजेस ने इस्लामी कानून के की किताबों के तर्जुमों को देखकर जो फैसले सुनाए थे। तो इस तरह ये एक बहुत ही सेकेंडरी भी नहीं, शायद टर्शरी सोर्स कहा जा सकता है इसको। लेकिन बदकिस्मती से हमारी आला अदलिया के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अब भी मुल्लाज कोड सबसे अहम किताब समझी जाती है, जब भी निकाह, तलाक, विरासत वगैरह का मसला होता है। हालांकि इस कोड में, इसमें कई अच्छी बातें भी हैं, और ज़ाहिर 100 साल तक ये किताब चली है, तो इसमें कुछ काम की चीज़ें तो यकीनन हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन बहुत अहम मसाइल कहीं कहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल शुरू में कहते हैं कि मैरिज जो है, निकाह जो है, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक
دیوانی معاہدہ ہے، حالانکہ نکاح محض معاہدہ نہیں ہے اسلامی قانون کی روح سے۔ اب دیکھیے جب اس کو معاہدہ کہا جانے لگے، ایک سول کانٹریکٹ، اور پھر اس پر انگریزوں کے لا آف کانٹریکٹ کے اصول اپلائی کیے جانے لگے، کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سنجیدہ قسم کے مسائل ہیں اس کتاب میں، جیسے مثال کے طور پر عدت کے دوران میں نکاح، یا گواہوں کی عدم موجودگی میں نکاح، اس کے متعلق، یا عقد نکاح فاسد اور نکاح باطل کے درمیان فرق۔ بہت سارے مسائل ہیں جن میں اس میں کافی غلطیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہماری عدالتوں کے لیے ملاز کوڈ یوں کہیں بس حرف آخر ہے۔ متبادل کیا ہے؟ آزادی سے پہلے ایک قانون بنا تھا، مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ، اس کی روح سے مسلمانوں کا جو نکاح، طلاق، وراثت سے متعلق اور دیگر بعض متعلقہ موضوعات سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں، ان کو یوں کہیں کہ قانون کی حیثیت دی گئی تھی۔ آزادی کے بعد بھی یہ قانون رائج ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت سب سے اہم ضرورت تو یہ ہے کہ اس موضوع پر باقاعدہ قانون سازی کی جائے، اور جب تک باقاعدہ قانون سازی نہ ہو تب تک کم از کم یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈی ایف ملا کی کتاب کے بجائے کوئی ایسی کتاب ہو جو ایسے بندے نے لکھی ہو جس کو اسلامی قانون کا علم ہو، عربی زبان بھی آتی ہو جو اصل کتابوں کی زبان ہے، اور وہ خود اچھا قانون دان بھی ہو، ماہر قانون بھی ہو، اور اس نے اسی طرح بہترین انداز میں اس کو مرتب بھی کیا ہو۔ ایسی کتاب ہمارے استاد محترم پروفیسر عمران احسن خان نیازی صاحب نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اس کا نام ہے آؤٹ لائنز آف مسلم پرسنل لا۔ میں قانون کے طلباء، اساتذہ، وکلاء اور اعلیٰ عدلیہ کے فاضل جج صاحبان کو ریکمینڈ کروں گا کہ ملاز کوڈ کے بجائے عمران احسن خان نیازی صاحب کی کتاب آؤٹ لائنز آف پرسنل لا کو استعمال کریں، تو شاید ان کے فیصلوں میں اور اسلامی قانون کے فہم میں بہتری آئے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔